कहानी की शुरुआत होती है एक आइसोलेटेड पर्सन से एक हॉन्टिंग एटमॉस्फेयर के साथ। यहाँ हम एक लेडी रत्ना को देखते हैं जो बहुत ही इंजर्ड कंडीशन में होती है। वो प्रिजन से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बीच रास्ते में उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे एक घोस्टली फिगर दिखता है और उसी मोमेंट में रत्ना की डेथ हो जाती है। सीन यहाँ से चेंज होता है। एक फीमेल प्रिजन बस दिखाई जाती है जो रातों रात प्रिजन जा रही होती है। ये एक वुमेन्स करेक्शनल फैसिलिटी होती है। बस में कुछ औरतें हैं जिनमें हर किसी का अपना डार्क पास्ट है। किसी पर मर्डर का इल्जाम है तो किसी पर रॉबरी का। इस बस के अंदर हम एक स्पेसिफिक लड़की वेनी को देखते हैं। वेनी यहाँ ड्रग रिलेटेड क्राइम्स के चार्जेस में आई है। बस फाइनली प्रिजन के गेट पर पहुंचती है और एक एक करके सारी प्रिजनर्स नीचे उतरती है। वार्डन सबको स्ट्रिक्ट टोन में समझा देती है, यहाँ का सिस्टम फॉलो करो वरना कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। प्रिजनर्स को अंदर ले जाया जाता है और उन्हें उनका अलॉटेड सामान दिया जाता है, जेल की यूनिफॉर्म्स और कुछ बेसिक नेसेसिटीज। बाद में सबको उनके डेजिग्नेटेड सेल्स में भेज दिया जाता है। वेनी को अपने असाइंड सेल में भेजा जाता है जहां उसका इंट्रोडक्शन होता है ईमा से। ईमा का बिहेवियर काफी ऑड होता है। वो बिल्कुल इनसेन टाइप लगती है, जैसे अपनी दुनिया में ही खोई हुई हो। वेनी इनिशियली हेजिटेंट होती है, तभी एक और सेलमेट उसके पास आती है। वो अपना नाम यान बताती है और वेनी से कैजुअली बात करने लगती है। ये बताती है कि वेनी को थैंकफुल फील करना चाहिए क्योंकि उनका सेल ज्यादा क्राउडेड नहीं है, सिर्फ 3 लोग हैं, वो, वेनी और ईमा। यान एक्सप्लेन करती है बाकी सेल्स में 4 या ज्यादा लोग होते हैं और वहाँ हमेशा फाइट्स चलती रहती है, लेकिन हमारे सेल में पीस है और हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद सब प्रिजनर्स कैंटीन में डिनर के लिए जाते हैं। वहाँ वेनी का इंट्रोडक्शन होता है प्रिजन के अल्फा ग्रुप से। इस ग्रुप की लीडर होती है बेला, एक अथॉरिटेटिव और इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी के साथ। बेला का ऑरा क्लियरली बताता है कि उसका इस प्रिजन में काफी कंट्रोल है। वेनी बेला को क्यूरियस होकर देखती है और यान से उसके बारे में पूछती है, लेकिन यान उसे तुरंत चुप होने और अपनी आवाज नीचे रखने के लिए बोलती है। वेनी को फील होता है कि बेला के बारे में कुछ सीक्रेट्स हैं, लेकिन अभी के लिए वो चुप रहती है। हम समझते हैं कि बेला का इस प्रिजन में एक अलग ही टेरर है और सारे प्रिजनर्स उसे जेन्युइनली डरते हैं। इसी बीच एक और नई प्रिजनर सूरी का एंट्री होता है। सूरी भी वेनी की तरह ही अपने पहले दिन में होती है, लेकिन वो अपनी डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। सूरी सबके सामने अपने आप को बॉस डिक्लेयर कर रही होती है कि तभी बेला उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। बेला के सामने भी सूरी अपने एरोगेंट एटीट्यूड में बदतमीजी से बात करती है। बेला चुप नहीं रहती। वो अचानक से एक थाली उठाती है और सूरी को मारना शुरू कर देती है जब तक वो बुरी तरह इंजर्ड ना हो जाए। वेनी ये सब देखकर उसे बचाने के लिए आगे आती है, लेकिन बेला उसका गला दबा देती है। सिचुएशन और ज्यादा इंटेंस हो जाता है, लेकिन तभी गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं। गार्ड्स को देखकर बेला रुक जाती है, लेकिन सरप्राइजिंगली बात ये होती है कि गार्ड्स भी बेला से डरते हैं और उसके अगेंस्ट ज्यादा कुछ नहीं बोलते। वापस अपने सेल में आने के बाद यान वेनी को समझाती है, बेला यहाँ की सबसे डेंजरस प्रिजनर है, उससे दूर रहो वरना पूरी तरह फंस जाओगी। वेनी जो कि सूरी की हालत देखकर अपसेट थी कहती है, वो तो सूरी को मार ही डालती, मैं चुप करके ऐसे सब नहीं देख सकती। यान उसे कामली समझाती है, अगर यहाँ सरवाइव करना है तो ये सब इग्नोर करना पड़ेगा वरना कुछ भी हो सकता है। इस प्रिजन में कुछ लोग ऐसे ही बेकार में मार दिए गए हैं। वेनी क्यूरियोसिटी के साथ यान से पूछती है, कौन मारा गया, क्या हुआ था। यान ये सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल लगती है और बस इतना कहती है, चुपचाप सो जाओ, कल देखेंगे। अब सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है क्योंकि बेला की नजर अब सिर्फ वेनी पर होती है। वेनी ने बेला के अफेयर्स में इंटरफेयर किया था और अब उसे बेला से बचकर रहना पड़ेगा। यहाँ एक और ट्विस्ट रिवील होता है, वेनी ये सब बस एक प्रिजनर के तौर पर नहीं कर रही थी, वो रत्ना की बहन थी जो स्टोरी की शुरुआत में मरी थी। वेनी जानबूझकर इस प्रिजन में आई थी अपनी बहन की डेथ के राज का पता लगाने के लिए। रत्ना की मिस्ट्री सॉल्व करना उसका एक पर्सनल मिशन था। रात होती है और सब सोने चले जाते हैं, लेकिन वेनी को अचानक से किसी की हेल्प की आवाज सुनाई देती है। वो यान को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन यान बिल्कुल काम रहती है। यान कैजुअली कहती है, ये आवाजें यहाँ आती रहती हैं, कल देख लेंगे, वैसे भी ये आवाज कुछ देर में बंद हो जाएगी, चुपचाप सो जाओ। वेनी को शौक लगता है कि यान इस चीज को नॉर्मल समझ रही है। ये हिंट करता है कि इस प्रिजन के अंदर कुछ और भी डार्क और पैरानॉर्मल चीजें हो रही है जो अभी तक कम्प्लीटली अनकवर नहीं हुई। वेनी के लिए ये सिर्फ एक शुरुआत थी। वेनी जो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रही थी, कुछ भी करने के बजाय वापस सो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका सेल का डोर अपने आप खुल जाता है। ये देखकर वेनी शॉक में आ जाती है क्योंकि प्रिजन के सेल्स हमेशा लॉक्ड होते हैं। वेनी अपने आप को संभाल नहीं पाती और क्यूरियोसिटी में देखने निकल जाती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आगे चलकर उसे एक लड़की दिखती है जो एक अजीब सी एनर्जी के साथ खड़ी होती है। वेनी वहीं रुक जाती है और जैसे ही लड़की अपना फेस टर्न करती है, वेनी देखती है कि वो एक डरावनी स्पिरिट है। वेनी फुल ऑन हॉरर में आ जाती है, लेकिन तभी पता चलता है कि ये सब उसका एक नाइटमेयर था। वेनी डर के मारे उठ जाती है। उसे होश में आता देख यान उसके पास आती है और पूछती है, क्या हुआ, कोई डरावना सपना देखा क्या। वेनी हाँ में जवाब देती है। तब यान उसे उसके सपने के बारे में बताने के लिए कहती है, लेकिन तभी गार्ड्स
उठाकर सब प्रिजनर्स को उठने के लिए कह देते हैं। वेनी और यान बाकी सबके साथ एक्सरसाइज यार्ड में जाती है। वेनी का प्रिजन में ये पहला दिन होता है तो यान उसे प्रिजन के बारे में बताती है। यान एक्सप्लेन करती है कि वार्डन फरहान और उसका बॉस मिस्टर हरमन दोनों ही काफी क्रूएल है। फरहान हरमन का लॉयल डॉग है और हरमन अपनी पावर का मिसयूज करते हुए प्रिजनर्स को टॉर्चर करता है। फिर यान 2 और गार्ड्स का जिक्र करती है, येटी और जेन। ये दोनों वार्डन्स करप्ट हैं और अगर प्रिजनर्स इन्हें ब्राइब देते हैं तो ये उनका जीना आसान कर देती है, वरना ये उनको हरासमेंट करती हैं और उनका जीना मुश्किल बना देती है। यान फिर आदित्य के बारे में बताती है जो एक नया वार्डन है। अभी तक आदित्य ने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन यान कहती है देखते हैं 1-2 साल में वो भी इन्हीं की तरफ बन जाए तो सरप्राइज मत होना। इस बीच आदित्य उनके पास आता है और वेनी से कहता है तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना होगा। वेनी बिना कुछ बोले उसके साथ चल पड़ती है। यान कहती है डॉक्टर अच्छी है, टेंशन मत लो। वेनी को डॉक्टर से मिलवाया जाता है जो एक साइकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर वेनी से कैजुअली उसके पहले दिन के बारे में पूछती है। वेनी इनिशियली हेजिटेट करती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। तब डॉक्टर उसे एक फॉर्म फिल करने के लिए देती है। वेनी पूछती है ये क्या कोई साइकोलॉजी टेस्ट है? डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं नहीं, मैं बस तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहती हूँ, शायद इसी वजह से तुम्हें मेरे पास भेजा गया है। तब वेनी डॉक्टर को अपने लास्ट नाइट के एक्सपीरियंस के बारे में बताती है जब उसने हेल्प की आवाज सुनी थी। डॉक्टर रेस्पॉन्ड करती है ये आवाजें आइसोलेशन रूम से आती है। मैंने भी कुछ बिजनेस से इसके बारे में काफी रूमर्स सुने हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ भूत है और कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हमेशा होते रहते हैं। वेनी काफी अनईजी फील करने लगती है। ये बातें उसके डाउट्स को और कंफर्म करती है कि इस प्रिजन के अंदर कुछ अननेचुरल और डरावना हो रहा है जो किसी बड़े डेंजर की तरफ इशारा कर रहा है। वेनी इन सब बातों को सिर्फ बकवास समझती है क्योंकि उसका मानना था कि आइसोलेशन रूम एक डेंजरस और क्रीपी जगह है, इसलिए लोग उससे पैरानॉर्मल स्टोरीज जोड़ते हैं। डॉक्टर सेशन को खत्म कर देती है और वेनी वापस अपने सेल में यान के पास आती है। वेनी एक्साइटेडली यान से कहती है डॉक्टर तो काफी अच्छी लगती है, बिल्कुल एक माँ जैसी। यान स्माइल करते हुए बोलती है हाँ, वो सब प्रिजनर्स की काफी केयर करती है। तब वेनी क्यूरोसिटी से यान से पूछती है ये आइसोलेशन रूम क्या है? ये सुनते ही यान थोड़ा अनकंफर्टेबल लगती है। धीरे से वो कहती है आइसोलेशन रूम तो हमारे सेल के पास ही है, लेकिन वो जगह अच्छी नहीं है, वो शापित है। यान कहती है कि कल रात वहाँ एक सैक्रिफाइस हुआ था, मतलब किसी को मार दिया गया था। वो और भी ऐड करती है आइसोलेशन रूम से बहुत ही कम लोग वापस लौटते हैं। वेनी ये सब सुनकर थोड़ा डर जाती है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन हाइड करने की कोशिश करती है। तभी आदित्य आता है और वेनी से कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वेनी उससे पूछता है कहाँ ले जा रहे हो? आदित्य कैजुअली जवाब देता है किचन। तुम्हें मिस शिकार की किचन में मदद करनी होगी। मिस शिकार यहाँ की सीनियर प्रिजनर थी जो किचन और खाना बनाने का काम संभालती थी। जब वेनी किचन पहुँचती है तो आदित्य उसे साइड में ले जाके कहता है मिस शिकार रत्ना को अच्छी तरह जानती थी, शायद उससे तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेनी ये सुनकर शॉक में आ जाती है। वो आदित्य से पूछती है तुम्हें मेरी बहन के बारे में कैसे पता, और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ? तब आदित्य रिवील करता है मुझे साइमन ने यह असाइनमेंट दिया है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वेनी अपनी बहन रत्ना की मौत के बाद बहुत डिस्टर्ब होती है। उसका एक लॉयर और प्रोसिक्यूटर था साइमन, जिससे वो अपील करती है कि उसे जेल भेजा जाए ताकि वो रत्ना की मौत का राज जान सके। साइमन वेनी की डेस्परेट प्ली सुन के उसकी हेल्प करने के लिए आदित्य को असाइन करता है। वापस प्रेजेंट में अब समझ आता है कि आदित्य क्यों बाकी वार्डन से अलग है और क्यों वो वेनी का साथ दे रहा है। साइमन की प्लान की वजह से वेनी अब रत्ना की मिस्ट्री सॉल्व करने के और करीब है। आदित्य वेनी को मिस शिकार के पास छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। वेनी और मिस शिकार साथ मिलकर खाना बनाते हैं और बाद में सारे प्रिजनर्स को खाना सर्व करते हैं। खाना सर्व करते वक्त बेला वहाँ आती है। बेला वेनी से और खाना मांगती है, लेकिन वेनी कॉन्फिडेंटली कहती है यहाँ सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा। बेला जो पावर और कंट्रोल की आदत में है गुस्से से देखती है। तभी मिस शिकार बीच में आके बेला को और खाना दे देती है क्योंकि वो कोई ट्रबल नहीं चाहती थी। वेनी ये देखकर नाराज होती है लेकिन कुछ बोलती नहीं। जब वेनी अपना खाना लेने लगती है तो वो वेजिटेबल्स लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे वेजिटेबल्स पसंद नहीं थे। ये छोटी बात थी, लेकिन बेला के सामने वेनी का अपना स्टैंड लेना उसके लिए एक बड़ी बात बन गई थी। बेला की नजर अब भी वेनी पर थी और ये राइवलरी और ज्यादा इंटेंस होने वाली थी। मिस शिकार वेनी से कहती है सब्जियां हेल्थ के लिए अच्छी होती है। फिर वो हल्की सी स्माइल करते हुए ऐड करती है तुम मुझे एक लड़की की याद दिलाती हो, उसे भी सब्जियां पसंद नहीं थी, उसका नाम था रत्ना। वेनी ये सुनकर शॉक होती है, लेकिन मिस शिकार को साइड में ले जाके अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है। वो मिस शिकार से कहती है मैं रत्ना की बहन हूँ, मैं यहाँ उसकी डेथ का राज समझने आई हूँ। मिस शिकार जो विजिबली इमोशनल लग रही होती है बताती है रत्ना एक बहुत अच्छी लड़की थी, वो बिना किसी वजह के इस जेल में थी, शायद उसे किसी ने ट्रैप किया था। वेनी ये सुन के और ज्यादा डिटेल्स चाहती है और इंसिस्ट करती है मुझे सब बताओ, लेकिन मिस शिकार कहती है अभी सही समय नहीं है, मैं कल तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। सीन शिफ्ट होता है बाथरूम की तरफ जहाँ बेला 2 लड़कियां येटी और जेन के साथ फाइट कर रही होती है। फाइट काफी अग्रेसिव होती है और तभी वेनी वहां आकर इंटरवीन करती है। बेला जो ऑलरेडी वेनी से इरिटेटेड थी उसका गला पकड़ लेती है और उसे जान से मारने की धमकी देती है।
तभी वार्डन्स वहां आकर सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं और बेला को रोकते हैं, लेकिन बेला के गुस्से से साफ लगता है कि वेनी अब उसके हिट लिस्ट में है। येटी और जेन जो वेनी की वजह से बची थी उसे थैंक यू बोलते हैं। रात होती है और हम मिस शिकार को देखते हैं जो अपने बिलोंगिंग्स पैक कर रही होती है। तभी 2 प्रिजनर्स वहां आते हैं और मिस शिकार पर ब्रूटल अटैक करके उसे मार डालती है। मिस शिकार की डेथ के साथ एक और मिस्ट्री शुरू होती है। अगली सुबह मिस वेनी शिकार को ढूंढ रही होती है लेकिन उसे कहीं नहीं दिखती। जब मिस शिकार का कोई पता नहीं चलता तो वेनी जाके आदित्य को ये बात बताती है। आदित्य बोलता है मैंने भी उन्हें नहीं देखा, तुम बस केयरफुल रहो। तभी सीन फरहान और येटी पर शिफ्ट होता है। येटी फरहान को पैसे देती है ताकि वो उसे और जेन को एक ही सेल में शिफ्ट कर दे। फरहान जो हरमन का लॉयल डॉग है पैसा ले लेता है और हरमन को जाके सारे पैसे देता है। हरमन और फरहान की बातचीत रिवील करती है कि वो सिर्फ पैसों के लिए कुछ करते हैं लेकिन उनका असली फोकस किसी प्रिजनर को एग्जीक्यूट करने का है। इसी बीच वेनी और यान अपने काम के लिए जा रहे होते हैं। यान वेनी को फिर से वार्न करती है बेला से दूर ही रहो। तभी वेनी इमा के सर पर एक हेयर क्लिप देख लेती है। यह वही क्लिप होता है जो उसने अपनी बहन रत्ना को गिफ्ट किया था। वेनी शॉक में इमा के पास जाके पूछती है ये क्लिप तुम्हारे पास कैसे आई? इमा पैनिक में चिल्लाकर वेनी को वहाँ से भगा देती है। यान वेनी को एक्सप्लेन करती है कि इमा भी कभी आइसोलेशन रूम के अंदर थी लेकिन वो वहाँ से समहाउ वापस आ गई थी। अब तक किसी को नहीं पता था कि वो कैसे वापस आई। वेनी क्यूरियस होती है और यान से पूछती है इमा को वहाँ क्यों डाला गया था? यान धीरे से कहती है पनिशमेंट के लिए। सीन वापस फरहान और हरमन की तरफ शिफ्ट होता है। फरहान येटी के दिए पैसे हरमन को देता है लेकिन दोनों की बातचीत रिवील करती है कि वो पैसों के लिए सिर्फ दिखावा करते हैं। उनका असली फोकस एग्जीक्यूशन और कंट्रोल बनाए रखना है। दूसरी तरफ वेनी आदित्य से मिलती है और मिस शिकार से डिसअपीयरेंस के बारे में पूछती है। आदित्य कहता है हमने उन्हें हर जगह ढूंढा लेकिन मिस शिकार कहीं नहीं मिली। तुम बस सेफ रहो क्योंकि ये जगह दिन ब दिन और डेंजरस होती जा रही है। वेनी जो ऑलरेडी सस्पिशियस और टेंस थी अब बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाती है। उसे समझ आ रहा था कि इस जेल के अंदर काफी डार्क और डेडली सीक्रेट्स हैं जो सिर्फ सरफेस पर दिख रहे हैं। वेनी इमा के पास जाती है और जैसे ही इमा उसे देखती है वो पैनिक में चिल्लाने लगती है। वेनी उसे शांत करते हुए कहती है मैं रत्ना की बहन हूँ। ये सुनते ही इमा का बिहेवियर बदल जाता है क्योंकि रत्ना उसके काफी क्लोज थी। इमा वेनी को गले लगा लेती है और इमोशनल हो जाती है। वेनी उससे पूछती है मुझे रत्ना के बारे में सब कुछ जानना है, उसके साथ क्या हुआ था? तब इमा एक शॉकिंग स्टोरी बताती है। इमा कहती है एक दिन मैं और रत्ना साथ जा रहे थे, तभी रत्ना ने मुझे ये हेयर क्लिप गिफ्ट की थी लेकिन इस बीच वो बेला से टकरा गई। दोनों में झगड़ा हो गया और बेला ने रत्ना को बहुत बुरी तरह पीटा। इमा आगे कहती है वहाँ पर हरमन आया लेकिन उसने बेला को कुछ भी नहीं कहा बल्कि उसने वार्डन को ऑर्डर दिया कि रत्ना और मुझे आइसोलेशन रूम में डाल दिया जाए। इमा की बात सुन के वेनी शॉक में होती है। वेनी पूछती है और आइसोलेशन रूम में क्या हुआ? इमा कहती है वहाँ क्या हुआ मुझे याद नहीं लेकिन कुछ ऐसा था जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। रात को एक और हॉरिफाइंग सीन होता है। फरहान जो पहले येटी से पैसे ले चुका था उसे चीट करता है। फरहान जेन को बेला के हवाले कर देता है। बेला अपनी रूथलेस नेचर के साथ जेन को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। अगली सुबह येटी फरहान से लड़ने जाती है। वो गुस्से में उससे कहती है तुमने मुझे धोखा दिया, जेन कहाँ है? फरहान येटी को पकड़ लेता है और sarcastic टोन में कहता है तुम्हें लगता है तुम कुछ पैसे देकर इस जगह को खरीद सकती हो? फिर फरहान येटी को मारकर उसे आइसोलेशन रूम में डाल देता है। आइसोलेशन रूम में येटी धीरे धीरे अपनी सैनिटी खो देती है। वो अपने आप को काटना और कच्चा खाना शुरू कर देती है। एक दिन एक वार्डन येटी को खाना देने के लिए आइसोलेशन सेल ओपन करती है। तभी येटी उस वार्डन पर अटैक कर देती है और उसे काट लेती है। ये हॉरिफाइंग मोमेंट में येटी भी मर जाती है। ये सब देखने के बाद वेनी और ज्यादा डिस्टर्ब होती है। अगली सुबह डॉक्टर वेनी को अपने सेशन के लिए बुलाती है। डॉक्टर कहती है कि येटी और जेन के साथ जो कुछ भी हुआ वो इनडायरेक्टली वेनी की वजह से हुआ। तुमने येटी को बेला के अगेंस्ट ट्रिगर किया और उन्होंने फाइट की जो इन काम हुआ। ये सुन के वेनी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो डॉक्टर से कहती है जब लोग यहाँ बुली किए जाते हैं, टॉर्चर किए जाते हैं या अननेचुरल मौत मरते हैं तब कोई कुछ नहीं बोलता, सब चुप रहते हैं। डॉक्टर अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करते हुए वेनी से माफी मांगती है। वो कहती है मुझे ये करना पड़ता है, मैं बस इस जगह को रहने लायक बनाना चाहती हूँ। लेकिन वेनी के मूड को ये चेंज नहीं कर पाता और वो वहाँ से निकल जाती है। वेनी सीधा आदित्य के पास जाती है। अब वो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए मूड में होती है। वो आदित्य से फॉर्मली कहती है मैं अब सीरियसली आइसोलेशन रूम के अंदर जाना चाहती हूँ, मुझे देखना है कि वहाँ होता क्या है। वेनी आदित्य से पूछती है क्या तुम मुझे आइसोलेशन रूम में ले जा सकते हो? आदित्य एक मोमेंट के लिए हेजिटेट करता है और कहता है मेरे पास सिर्फ लिमिटेड एक्सेस है, मैं तुम्हें वहाँ ऑफिशियली नहीं ले जा सकता। ये बात सुनकर वेनी एक प्लान बनाती है। उसे समझ आता है कि अगर वो आइसोलेशन रूम के अंदर जाना चाहती है तो उसे बेला के साथ लड़ाई करनी होगी क्योंकि कोई भी जो बेला के खिलाफ जाता है उसे वहाँ भेजा जाता है। इस बीच सीन शिफ्ट होता है और हम फरहान को देखते हैं जो बेला को हरमन के पास ले जा रहा होता है। हरमन बेला से एक और काम करवाना चाहता था। यहाँ रिवील होता है कि बेला जो कुछ भी करती थी वो सब हरमन के कहने पर होता था। हरमन बेला को ब्लैकमेल करता था। उसके बच्चे जो बाहर है हरमन के कंट्रोल में है। बेला कहती है
मैं और काम नहीं कर सकती, मेरी इमेज इस सब की वजह से खराब हो रही है। लेकिन हरमन उसे फिर से ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर वो अगला काम नहीं करेगी तो वो उसके बच्चों को मार देगा। हरमन का अगला टारगेट वेनी होती है क्योंकि वेनी उसके लिए काफी ट्रबल क्रिएट कर रही थी। बेला मजबूरी में मान जाती है। सीन चेंज होता है और वेनी का डिटर्मिनेशन दिखाया जाता है। उसने आइसोलेशन रूम के अंदर जाने का प्लान बना लिया होता है। आदित्य उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है तुम्हें नहीं जाना चाहिए, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो रत्ना के बारे में कौन पता करेगा, तुम भी एक राज बनकर रह जाओगी। वेनी जो अपनी मिशन के लिए पूरी तरह तैयार होती है कहती है मुझे जो करना है वो करना ही पड़ेगा, मैं किसी भी हालत में सच जान के रहूंगी। तभी उसे साइमन की बात याद आती है। साइमन ने बताया था कि जो लोग प्रिजनर के अंदर मरते हैं उनका प्राइवेट पोस्टमार्टम होता है। उनकी रिपोर्ट हमेशा ये दिखाती है कि उन्होंने सुसाइड किया। रत्ना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सुसाइड लिखा था, लेकिन वेनी को यकीन था कि उसकी बहन कभी ऐसा नहीं कर सकती। सीन शिफ्ट होता है और सब प्रिजनर्स कैंटीन में खाना खा रहे होते हैं। तभी वेनी एक छुरा लेकर बेला के पास जाती है। यान उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वेना नहीं रुकती। वेनी डायरेक्टली बेला के पास जाके नाइफ उसके हाथ में घुसा देती है। बेला की एक दोस्त गुस्से में वेनी पर अटैक करती है और तब बेला भी नाइफ उठाती है, लेकिन केओस के बीच बेला गलती से अपनी ही दोस्त को मार देती है। ये सब देखकर सिचुएशन और ज्यादा वायलेंट हो जाता है। वेनी और बेला एक दूसरे से लड़ते हैं। तभी गार्ड्स आकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। वेनी को उसका डिजायर्ड पनिशमेंट मिलता है और उसे आइसोलेशन रूम में डाल दिया जाता है। आइसोलेशन रूम के अंदर वेनी काफी कॉशियस होती है। उसके लिए खाना आता है लेकिन खाना खाने के बाद वो अनईजी फील करने लगती है। उसे लगता है कि खाने में कुछ मिलाया गया है। धीरे धीरे वो हेलुसिनेट करने लगती है और उसे एक भूत दिखाई देता है। तभी आइसोलेशन रूम के अंदर यान आती है। वेनी इनिशियली शॉक में होती है कि यान अंदर कैसे आई, लेकिन यान खुद ही रिवील करती है कि वो फरहान और हरमन के साथ मिली हुई है। यान वेनी को बताती है कि उसके खाने में LSD ड्रग मिलाया गया है जिसकी वजह से उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। यान कहती है वो भूत तुम्हारा इमेजिनेशन था, तुम अभी तक समझी नहीं हो, लेकिन मैं सबके साथ हूँ तुम्हारे अगेंस्ट। यान एक और शॉकिंग बात बताती है, मैंने ही तुम्हारी बहन रत्ना को मारा था, मैंने ही मिस शिकार को भी खत्म करवाया। फरहान और हरमन इस गेम के मेन प्लेयर्स हैं और बेला सिर्फ उनका एक मोहरा। यान के रिवलेशंस वेनी के लिए एक नाइटमेयर बन जाते हैं। वेनी अब समझ जाती है कि बेला जो सबसे खतरनाक प्रिजनर थी असली विलन नहीं थी। असली मास्टरमाइंड हरमन और फरहान थे जो एक औरत को दूसरी औरत के खिलाफ खड़ा करते थे। अब वेनी आइसोलेशन रूम में एक डरावने और डेंजरस राज के बीच अकेली थी। असल में आइसोलेशन चेंबर के पीछे एक बड़ी डार्क कॉन्स्पिरेसी थी। यहाँ प्रिजनर्स को ड्रग्स का ओवरडोज दिया जाता था जिससे उन्हें लगता था कि चेंबर में भूत प्रेत हैं, लेकिन रियलिटी में उन प्रिजनर्स को मारकर उनके ऑर्गन्स ब्लैक मार्केट में बेच दिए जाते थे। इस सब का मास्टरमाइंड हरमन था और उसका सबसे बड़ा अकॉम्प्लिस थी यान, जो असली में सबसे डेंजरस प्रिजनर थी। वेनी जो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में थी उसको यान मारने ही वाली थी, लेकिन वेनी अपना होश संभालती है और यान को उल्टा पकड़कर इंजेक्शन उसके अंदर घुसा देती है। यान वही मर जाती है। वेनी जो अपने मिशन के एक स्टेप और करीब थी, आइसोलेशन रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ बेला जो अनकॉन्शियस थी और जिसका किडनी निकालने की तैयारी हो रही थी, अचानक होश में आती है। बेला गुस्से में वहाँ मौजूद लोगों को एक एक करके मारकर भाग जाती है। वो अपने रास्ते में आने वाले हर गार्ड को खत्म करते हुए आगे बढ़ती है। प्रिजनर के अंदर पैनिक फैल जाता है क्योंकि वेनी के एस्केप की न्यूज सबको मिल जाती है। फरहान जो अब भी हरमन का लॉयल डॉग था, वेनी को ढूंढ लेता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। फरहान वेनी को असॉल्ट करने ही वाला होता है कि तभी ईमा वहां आ जाती है और वेनी को बचाने की कोशिश करती है। फरहान जो रूथलेस था ईमा को मार डालता है। हिंट करता है कि शायद ईमा ने रत्ना को भी बचाने की कोशिश की थी, लेकिन फरहान का ईवल नेचर वही रहता है और वो वापस वेनी के साथ वैसे ही करने की कोशिश करता है। तभी आदित्य वहां पहुंचता है और फरहान को स्टैप कर देता है। आदित्य वेनी से कहता है यहाँ से बचने का एक ही रास्ता है, साइमन, बस वही हमें हेल्प कर सकता है। आदित्य वेनी को बताता है कि हरमन के ऑफिस और डॉक्टर के ऑफिस में 2 टेलीफोन्स हैं जिनका यूज करके वो साइमन से कांटेक्ट कर सकती है। वेनी शॉक में आदित्य को बताती है यहाँ इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रही है और हरमन इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड है। ये सुनकर आदित्य काफी गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो वेनी को काम करता है और डॉक्टर के ऑफिस में जाने के लिए कहता है क्योंकि वो अच्छी और रिलायबल लगती है। वेनी डॉक्टर के ऑफिस में जाने लगता है, लेकिन तभी हरमन उसका रास्ता रोक लेता है। आदित्य उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हरमन उसे पकड़ पकड़ के अनकॉन्शियस कर देता है। इस टेंशन के बीच बेला अपनी स्ट्रेंथ के साथ सभी प्रिजनर्स को उनके सेल से फ्री कर देती है और पूरा प्रिजन केओस में आ जाता है। वेनी फाइनली डॉक्टर के पास पहुंचती है और उसे पूरी कहानी बताती है कि हरमन कैसे एक इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट चला रहा था। वेनी टेलीफोन यूज करके साइमन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डॉक्टर उसे पानी देती है। वेनी पानी पीती है और अचानक अनकॉन्शियस हो जाती है। यहाँ एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है, डॉक्टर भी इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी। उसका अच्छी बनने का नाटक एक झूठ था। जब वेनी की आंख खुलती है तो वो हरमन और डॉक्टर को अपने सामने देखती है। यहाँ रिवील होता है कि डॉक्टर और हरमन हस्बैंड वाइफ हैं। ये शॉकिंग सच वेनी के लिए और भी ज्यादा
अनबियरेबल हो जाता है। डॉक्टर स्माइल करते हुए कहती है, मुझे पता था तुम यहाँ आने वाली हो अपने बहन के लिए, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे एंड के बारे में सोच रखा था। वेनी को इंजेक्शन दिया ही जा रहा होता है कि तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। ये आदित्य का प्लान था जो सीक्रेटली इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम डिस्टर्ब कर देता है। अंधेरे का फायदा उठाकर आदित्य वहाँ आता है और हरमन को जान से मार देता है। इस बीच वेनी डॉक्टर से फाइट करते हुए उसका ही ड्रग उसके अंदर इंजेक्ट कर देती है। डॉक्टर हेलुसिनेट करने लगती है और उसे स्पिरिट्स दिखने लगते हैं, वो लोग जिन्होंने आइसोलेशन रूम में अपनी जान गंवाई थी। ये ड्रग का पावरफुल साइड इफेक्ट था। डॉक्टर फियर और गिल्ट के बीच चिल्लाने लगती है। वहाँ पर एक आग लग जाती है जो और भी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। आदित्य और वेनी मिलकर वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। दूसरी तरफ केओस जेल के अंदर बढ़ता ही जा रहा होता है। सारे प्रिजनर्स जो अब फ्री हो गए थे गार्ड्स को मारते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी स्पेशल फोर्सेस वहाँ पहुँचती है। ये स्पेशल फोर्सेस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं और सारे प्रिजनर्स को वापस पकड़ लेते हैं। सीन अब कुछ महीने आगे बढ़ता है। हमें पता चलता है कि आइसोलेशन रूम को परमानेंटली सील कर दिया गया है। वेनी अब रिलैक्स्ड और खुश है क्योंकि उसने अपनी बहन रत्ना के लिए जस्टिस पा लिया। वेनी डिसाइड करती है कि वो अपनी स्टोरी के बारे में एक किताब लिखेगी और वो किताब सबसे पहले आदित्य को पढ़ने के लिए देगी क्योंकि उसने हर स्टेप पे उसकी मदद की थी। अगला सीन इमोशनल है जिसमें वेनी और आदित्य बेला को उसकी बेटी से मिलवाते हैं। बेला अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। ये क्लियर हो जाता है कि बेला खुद एक विक्टिम थी जिसका सिर्फ मिसयूज किया गया था और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। मिड क्रेडिट सीन में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। हम साइमन को देखते हैं जो किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। वो कहता है हरमन और डॉक्टर मर चुके हैं, अब हम आइसोलेशन रूम को फिर से ओपन कर सकते हैं। ये क्लियर हो जाता है कि साइमन ही असली मास्टरमाइंड था और हरमन और डॉक्टर सिर्फ उसकी गेम के पीसेस थे। ये भी हिंट करता है कि मूवी का एक सीक्वल जरूर आएगा। तो दोस्तों ये थी बांसल इसोलासी की स्टोरी। अगर आपको ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।